दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी जो है पिछले 2 महीने से ये चुनाव को लेकर तैयारियां कर ही रही है और इस बीच हम सभी ने देखा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही, माफ कीजिएगा तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, जैसे जैसे चुनाव जो है नजदीक आने लगे उस बीच जो है चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी है वो भी अब मैदान में नजर आ रहे हैं। यानी कि अब चुनाव को लेकर मैदान तो सज चुका है, बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है। इस बीच देखा गया कि तमाम जो आरोप जो आम आदमी पार्टी लगाती रही चुनाव आयोग पर हो या फिर या कह सकते हैं कि बीजेपी पर लगाती रही, और इस बीच देखा गया कि पीएम मोदी ने रैली भी की। आपको बता दें कि 3 जनवरी और 5 जनवरी को पीएम मोदी ने यहां पर रैली की दिल्ली में आकर। इस बीच उन्होंने कई करोड़ों योजनाओं का जो है शिलान्यास किया, कई घोषणाएं भी की, यानी कि चुनाव आते आते उन्होंने 2 रैलियां भी उन्हें करनी पड़ी। और उसके साथ आपको बता दें कि यह भी देखा गया कि उनका टेलीप्रॉम्प्टर जो है बंद हो गया। हालांकि इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं चुनाव पर। आपको बता दें कि दिल्ली में जो है 1,55,24,858 वोटर्स हैं, जो कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा इसका जो है फैसला वो वोटर्स करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है इस गद्दी पर जो है बैठ रही है और लगातार जीत दर्ज कर रही है, लेकिन अब जो है मुकाबला लगातार जो है त्रिकोणीय नजर आ रहा है और इस बार जो चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। यश, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि चुनाव को लेकर, अब चुनाव को लेकर जो है तैयारियां जो है लगातार शुरू की जा रही थी और अब चुनाव आयोग यानी कि अब से 1 घंटे बाद जो है चुनाव आयोग पीसी करेगा कि दिल्ली में जो है किन किन तारीखों में जो है मतदान किए जाएंगे, किन तारीखों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? धन्यवाद मानसी, बस चंद देर की जो है अब समय बाकी रह गया। ये बमुश्किल 1 घंटे का समय बाकी है और उसके बाद जो दिल्ली चुनाव का बिगुल है वो फूंक दिया जाएगा। चुनाव आयोग की 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये संभवतः अपने आखिरी चुनाव का वो ऐलान करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि 18 फरवरी को उनका रिटायरमेंट हो रहा है। तो उससे पहले ही वो चाहते थे कि, और यही अनुमान लगाए जा रहे थे कि उसके पहले ही जो दिल्ली के चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और आज सुबह ही ये खबर आती है कि आज 2 बजे चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान करेगा। और संभावना ये जताई जा रही है मानसी कि जो दिल्ली के चुनाव हैं जो 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे वो एक चरण में वो चुनाव संपन्न कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो है अब देखिए 23 फरवरी को जो है दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त होने वाला है। तो एक जद्दोजहद, एक कवायद ये भी थी कि इसके पहले जो है चुनाव करवा लिए जाएं। तो इसलिए अब जो है चुनाव का ऐलान होगा, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको केचुआ प्रमुख कहा जाता है वो आके एक तरह अपने चिरपरिचित अंदाज में शेरो शायरी करेंगे, उसको शायरी भी क्या कहें, 2ym दर्जे की तुकबंदी करेंगे। खैर उस पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ध्यान इस बात पर देना चाहिए मानसी कि पिछले 2-3 चुनावों में जो देखा गया, महाराष्ट्र चुनावों में देखा गया, हरियाणा चुनाव में देखा गया और खासतौर से यूपी के उपचुनावों में भी ये देखा गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद फिर चुनाव आयुक्त की ओर से एक मैसेज आता है कि नहीं हम चुनाव की तारीखों में तब्दीली कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उसके बाद वो हवाला देते हैं कि कोई त्यौहार था तो लोग बाहर चले जाएंगे, छुट्टियों पे चले जाएंगे, तो फिर वोट प्रतिशत कम हो जाएगा, तो वो मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे। हम चाहते हैं से ज्यादा लोग इसमें, हरियाणा चुनाव में और जब यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होते हैं इस दौरान ये चीजें देखी गई, इस दौरान ये सब चीजें देखी गई। तो सवाल यही उठता है क्या ये त्योहार क्या आज के बने हुए हैं? क्या ये जब इनकी मीटिंग हुई होगी तारीखों का ऐलान करने से पहले कि हम किस किस तारीख को चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं, क्या उस समय इनके ध्यान में ये बातें नहीं आई होंगी कि स्थानीय लोगों का त्योहार है, वहाँ पे कोई मेला लगने वाला है, कुछ होने वाला है या वीकेंड पड़ने वाला है, तो लोग छुट्टियों में बाहर जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा मानसी कि एक चरण में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आज जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उस पर हम चर्चा करेंगे, कुछ दिन बाद चुनाव आयुक्त आके 18 तारीख से पहले आके कहेंगे कि नहीं मैं तो तारीखों के ऐलान में तब्दीली की घोषणा करने आया हूं। जो आप कह रहे हैं ये आरोप अभी सुबह आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी लगाए जा रहे थे कि हालांकि चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर भी है कि बीजेपी वाले जो है इन चुनावों को आगे ना बढ़वा दें। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग जो है वो एक तरह से, जैसा विपक्ष लगातार कहता आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन है वो कहता आ रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के रिमोट कंट्रोल के रूप में काम कर रहा है। आप देखिए, आपको मैं बताऊं कि पिछले 16 दिसंबर को 2024 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने आवेदन दिया कि उनका नाम भी मतदाता सूची में ऐड होना चाहिए, लेकिन उनका नाम अभी चुनाव की तारीखों का बस ऐलान होने ही वाला है और अभी तक जो है उस चुनाव की तारीखों और लिस्ट आ गई है 6 जनवरी को, लेकिन उसका जो है अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, जैसा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, तमाम आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता रहे हैं, उसमें यह सामने आ रहा है मानसी
कि बीजेपी के जो छुटभैया नेता हैं जो अपने लेटर पैड पर लिख लिख कर थोक में ऐसे नाम दे रहे थे, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, ऐसे लोग आवेदन दे रहे हैं कि 3-3 हज़ार लोगों के नाम कटवाने, 500 लोगों के नाम कटवाने, उस काम को तुरंत फौरी तौर पे किया जा रहा था। तो सवाल यही उठता है कि बीजेपी वाले अगर कहें कि इसका नाम काटना है और इसका नाम जोड़ना है, तो ये काम तो चुनाव आयोग तत्परता के साथ करता हुआ दिखता है, लेकिन जो आम वोटर है जब वो खुद जाकर आवेदन करता है चुनाव आयोग के दफ्तर में कि अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में अपनी रोजी कमा रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मुझे अब यहाँ का वोटर होके रहना है, तो उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में ऐड नहीं हुआ है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल सही तरीके से एक फ्रेमवर्क के तहत एक चरणबद्ध तरीके से काम कर रहा है या फिर किसी पार्टी के प्रभाव में आकर काम कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सवाल तो लगातार चुनाव आयोग पर उठ ही रहे हैं कि जो पिछले अभी तक चुनाव हुए हैं उनके दौरान कहीं ना कहीं धांधली नजर आई और विपक्ष लगातार इन पर सवाल उठा ही रहा है। और हालांकि अभी चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी लगातार मतदाताओं की जो नाम काटने का, जैसे कि यश ने बताया, और लगातार वो आरोप लगाई रही थी, लेकिन इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई सफाई अभी तक नहीं आई है। और इस बीच जो है आज चुनाव आयोग जो है दिल्ली की चुनाव कब होने इसकी तारीखों का ऐलान कर देगा। इसी के साथ आपसे हम आपको बता दें कि दिल्ली की जो लगभग 5 सीटें जो हॉट सीटें हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नई दिल्ली की। यश, नई दिल्ली में देखा जाए तो सीएम फेस यानी कि पूर्व सीएम दिल्ली के जो है अरविंद केजरीवाल वो चुनावी मैदान में है। प्रवेश वर्मा यानी कि वो भी पूर्व सीएम के बेटे हैं। बिल्कुल, इसके साथ में संदीप दीक्षित वो भी शीला दीक्षित के पिता हैं, सॉरी माफ कीजिएगा बेटे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक सीएम है और दूसरे जो है पूर्व सीएम के बेटे हैं, यानी कि अपने आप में ये सीट काफी ज्यादा हॉट बन जाती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या समीकरण है इस सीट के? देखिए, हॉट सीट्स में भी सबसे हॉटेस्ट सीट जो है वो नई दिल्ली की सीट है। जैसा आपने जो बताया, जो समीकरण वहां बैठ रहे हैं और जो वहां पे एक तरह से जो एक इंफॉर्मेशन देखी जा रही है कि जैसा आपने बताया, एक वो व्यक्ति जिसने 10 साल तक दिल्ली की सत्ता संभाली, जिसकी पार्टी आज भी दिल्ली पर है, दिल्ली की कमान संभाल रही है, और 2013 के बाद शीला दीक्षित को एक तरह से पद से हटाने के बाद, उनको हराने के बाद, और बहुत ही करारी हार हुई थी शीला दीक्षित की इतने लंबे कार्यकाल के बाद, उसके बाद लगातार 2013 से जो है आम आदमी पार्टी का वहां पे एक कब्जा है। और 2013 से लेकर अब तक 11 साल हो चुके हैं, अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। तो एक तरह से पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली की सत्ता संभाली, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, और साहिब सिंह वर्मा वो भी पूर्व सीएम रहे हैं दिल्ली के, उनके बेटे प्रवेश वर्मा, इनके बीच जो है नई दिल्ली सीट पर एक मुकाबला देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, और यहां पर सबकी नजर रहने वाली है। इसको लेकर मानसी हम बता दें, और इसको लेकर ये भी हम ये जानकारी दें कि जो 70 की 70 जो विधानसभा सीटें उसमें बहुमत का आंकड़ा है 36 का, तो 36 सीटें लाने पर जो है एक तरह से आप दिल्ली में सरकार बनाने के काबिल हो जाएंगे। अब देखिए, इसके साथ ही साथ हम बात करें नई दिल्ली की, तो लगातार 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 2013 विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देकर अरविंद केजरीवाल ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही थी। और ये वो समय था जब वो नरेंद्र मोदी की एक वेव चल रही थी उस समय, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस समय कहा जा रहा था कि कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी हो गई, केंद्र में भी हो गई है, दिल्ली में भी हो गई है, तो उसका असर जो है, उसका फायदा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने ले लिया था, और उसी का असर यहां दिल्ली चुनाव में देखने को मिला था। हालांकि उसके लगभग 58 या 59 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया था। उसके बाद फिर 15 में चुनाव होते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा जीत के आते हैं, 67 सीटें वहां आती हैं उनकी। तो तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे अरविंद केजरीवाल ने, यह कहते हुए कि मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि सीएम होते हुए भी वो अनशन पे बैठ रहे थे जाके कई मुद्दों को लेकर कि एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, केंद्र सरकार मुझे काम करने नहीं दे रही है, ऐसे कुछ तमाम मुद्दे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब हम जो है ये आंदोलन वगैरह, धरने प्रदर्शन और इस्तीफा वगैरह नहीं देंगे, अगर आप अब हमें जिताते हैं तो हम पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। और तब से देखा जा रहा है मानसी कि लगातार जो 5 साल का कार्यकाल है वह आम आदमी पार्टी पूरा करते आ रही है, चाहे 2015 की बात करें, चाहे 2020 की बात करें, ये लगातार 5 साल के कार्यकाल 2 बार से पूरे होते आ रहे हैं। और इस बार जो आम आदमी पार्टी है, खासतौर से जो अरविंद केजरीवाल हैं, आतिशी हैं, ये एम कर रहे हैं कि अब जो है ये तीसरा कार्यकाल भी एक तरह से हैट्रिक लगाएं, और ये जो 60 के ऊपर की इनकी स्ट्राइक रेट है 67 और 62, इस स्ट्राइक रेट को 60 के ऊपर बरकरार रखें। तो ये हो गया, एक हॉट सीट हो गई नई दिल्ली की। इसके अलावा आप देखिए कालका जी भी एक हॉट सीट है मानसी, और इसमें है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी, विधायक और वर्तमान सीएम आतिशी। इसके साथ है रमेश बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी की ओर से उतारी गई है अलका लांबा। ये हॉट सीट भी इसलिए जरूरी है और इस पर भी ध्यान रखना इसलिए आवश्यक हो जाता है मानसी कि आतिशी एक तरह से दिल्ली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी कर रही है, एक तरह से पूरी दिल्ली की कमान उनके हाथ में सौंपी गई है। और अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछा गया था हाल ही में कि क्या अगर आप जीतते हैं चुनाव तो फिर आतिशी ही सीएम रहेंगी
या फिर आप सीएम बनेंगे। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साफ किया था कि चूंकि मुझ पर आरोप लगाए थे बीजेपी ने कि मुझ पर शराब घोटाले का आरोप है वगैरह वगैरह, और मुझे जेल भेजा गया था, तो जो लोग समझ रहे हैं बीजेपी क्या कर रही है उनके सामने तो मैं पाक साफ हूं। लेकिन दिल्ली की उस जनता का क्या जिसने ये सोच लिया है कि सच में मैं कोई आरोपी हूं, सच में मैं कोई दोषी हूं, मैं जेल जाके आया हूं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी कमजोर हो गई है, मैं अब लोगों की नज़र में उतना अच्छा नहीं रहा जितना रह गया हूं, तो अगर मेरी इमेज पर बट्टा लगा है तो मैं दिल्ली वासियों को एक मौका दे रहा हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा देकर आतिशी को दिल्ली की कमान सौंपता हूं, क्योंकि मुझ पर आरोप लगे हैं और मैं जेल में था, तो मुझे साइन वाइन करने की अनुमति नहीं है। तो मैं ये नहीं चाहता कि इस वजह से जो दिल्ली वासियों का काम है वो रुक जाए, फाइल्स रुक जाएं, फाइल्स में साइन ना हो, तो उसके लिए मैंने आतिशी को सीएम बनाया है। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, तो उनका यह कहना है कि मैंने जनता के ही हाथों में अब पूरा दारोमदार सौंप दिया है, फैसला सौंप दिया है। इस बार के 2025 के जो चुनाव होंगे उसमें जनता के हाथों में फैसला है। अगर वो ये समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है और वो लायक है दिल्ली को चलाने का और वो पाक साफ है, तो जनता ये फैसला कर दे। और जनता अगर मुझे बहुमत देती है तो मैं इसको ये मानूंगा कि जनता ने मुझे पाक साफ मान लिया, एक तरह से बाइज्जत बरी कर दिया है। और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं, तो अगर मैं यहां बरी हो जाता हूं तो दोबारा जाके सीएम की कुर्सी संभालूंगा। तो ये आतिशी को जिनको इन्होंने अभी फिलहाल बनाया है, और आतिशी भी यही कहती हुई दिखी है जब उनको सीएम बनाया गया, तो एक विजुअल आया था, मानसी याद कीजिए, कि अरविंद केजरीवाल की जो कुर्सी थी जहां वो सीएम खाली छोड़ दिया, उसको खाली छोड़कर वो बगल में बैठी थी। जैसे कि रामायण में हुआ था कि राम जब वनवास के लिए चले गए तो भरत जो है उनकी कुर्सी पर खड़ाऊ रख के, लेकिन वो खुद नहीं बैठे और वैसे उन्होंने शासन चलाया था। तो ये बिल्कुल एक तरह से वैसे ही उन्होंने कहा और खुद को भरत बताया था उन्होंने कि राम अगर वनवास में गए हैं तो जब तक वो लौटते नहीं है तो मैं उनकी कुर्सी पर बैठने की हकदार नहीं हूं, लेकिन हालांकि उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी बनाया है तो मैं चलाऊंगी। तो एक तो ये हो गया। तो आप देखिए आतिशी जो है ये तो इधर से है ही, और महिला चेहरा है, बड़ा महिला चेहरा यहाँ पे बन गई है विमेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि कल्पना सोरेन की हम बात करें उसी तरह से यहाँ पे दिल्ली में ये दिख रही हैं। रमेश बिधूड़ी हैं इनके अगेंस्ट, और रमेश बिधूड़ी के बोल कितने बिगड़ गए थे और किस तरीके से उन्होंने अपने आला कमान को खुश करने के लिए किस तरीके की बयानबाजी की थी। हाल ही में हमने इस कार्यक्रम में ही चर्चा की थी। प्रियंका गांधी की गालों की बात कर रहे हैं और तमाम ऐसी उलझुल बातें करके खुद ही जो है एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि हम तो महिलाओं के सम्मान की अगर बात करते हैं तो फिर वो सिर्फ वादों में, दावों में, पोस्टर्स में होता है, क्योंकि और टीपी देखकर ही हम बोल सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि टीपी हटी तो इनके जो आला कमान है लोकसभा चुनाव के दौरान उनके मुंह से निकलता है मटन, मछली, मुजरा, मंगलसूत्र, और यहाँ पे विधानसभा चुनाव में इनके जो लाडले हैं इनके मुंह से यही निकलता है कि इसके गाल की जैसे बना देंगे, उसके गाल की जैसे बना देंगे। बिल्कुल सेक्सिस्ट कमेंट होता है ये, और एक तरह से महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला होता है। इनके घर की महिलाओं से जाकर पूछना चाहिए कि तुम्हारे घर के सदस्य ने जो इस बार दिल्ली के हॉट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनको क्या इस तरीके की बयानबाजी करने का ये इनाम मिला है कि सीएम के अगेंस्ट इनको उतार दिया गया है। महिलाओं से जाकर इनके घर की महिलाओं से ओपिनियन पूछना चाहिए, और भाजपा को ये चाहिए कि इनको इनाम ना देकर इनका टिकट ही काट दें, इनको चुनाव लड़ने से बाध्य कर दें। तो एक तो ये हो गया, और तीसरी है अलका लांबा। यानी आप देखिए रमेश बिधूड़ी के अगेंस्ट दो महिलाएं लड़ रही हैं, उसके बाद भी इनको इस चीज का लिहाज नहीं है कि इनको किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर बात कहनी है। तो ये एक दूसरी मतलब बीजेपी में प्रथा है, उल्टी चलती है कि आप इस तरीके की बात करेंगे तो आप पे कोई एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी में आप इस तरीके की बात करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपको कोई ना कोई प्राइज दिया जाता है। तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है रमेश बिधूड़ी, जो कालकाजी सीट से उतरे। यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगली सीट है मानसी जंगपुरा की। जंगपुरा से है आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया। हालांकि ये पटपड़गंज से लड़ते आए, पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है, और इस बार जंगपुरा सीट से ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अवध ओझा यूपीएससी कोच है, बड़े मशहूर हैं, इनके रील्स वीडियोस सोशल मीडिया पर हम आप सब देखते हैं। तो इन्होंने हाल ही में अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उनको जो है यहाँ से सीट दी गई, टिकट दिया गया पटपड़गंज से। इस वजह से जंगपुरा से मनीष सिसोदिया अब लड़ते हुए दिख रहे हैं। इनके अगेंस्ट जो है बीजेपी के प्रत्याशी वो हैं तरविंदर सिंह मारवा, और ये भी एक लाडले हैं बीजेपी के। क्यों है? तरविंदर सिंह मारवा बीच में बहुत चर्चा में थे, और इसलिए थे क्योंकि जब राहुल गांधी विदेश गए थे तो उनके बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में दिया था। तो उसके यह है कि सटीक मतलब नहीं निकाले जा सकते, उसके 2-3 अर्थ ऐसे निकाले गए जिसको इंटरप्रेट गलत कर दिया गया। तब तरविंदर सिंह मारवा का ये बयान आता है, और इतना विवादित बयान कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सरेआम जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम माफी मांगो राहुल गांधी, नहीं तो तुम्हारा वही हश्र करेंगे जो तुम्हारी दादी का किया था। क्या हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सब जानते कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आप नेता प्रतिपक्ष को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, शैडो प्राइम मिनिस्टर को, जो समानांतर होता है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के,
उसको आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसका इनाम भी बीजेपी उनको दे रही है कि सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया, पूर्व शिक्षा मंत्री जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे और बड़ा चेहरा हैं, और उन पर भी जो बीजेपी है उन्होंने शिकंजा कसने की कोशिश की थी। जैसे अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा, मनीष सिसोदिया को भी जेल में भेजा था, हालांकि वो बाहर आ गए। और उन्होंने ये भी कहा था, डीबी लाइव के इंटरव्यू में कहा था कि ये सब जितने आरोप हैं ये सब धते हुए साबित होंगे। मैं बाहर आया हूं, मैं तो उम्मीद कर रहा था केजरीवाल जी पहले आएंगे, लेकिन अब मैं आया हूं और देखिएगा कुछ दिनों में केजरीवाल भी बाहर आएंगे। और जैसे मनीष सिसोदिया बाहर आए, कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ गए। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये कहीं ना कहीं भाई इनके भी लोग ग्राउंड पे होते हैं, इन्हें भी चीजें पता चल रही होती हैं। अब आप देखिए मनीष सिसोदिया का जिक्र हो रहा है तो हम इस बात का उल्लेख किए बिना आगे अगली हॉट सीट पर नहीं बढ़ सकते। मानसी, कल अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आता है, क्या आता है कि अब दिल्ली चुनाव नजदीक है, मुझे अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया के घर में रेड करने वाली है। आप देखिए, याद कीजिए मानसी, लोकसभा के चुनाव का जो समय था जब गहमा गहमी चल रही थी इस चीज को लेकर, अरविंद केजरीवाल को जेल में भरा गया, हेमंत सोरेन को जेल में भरा गया, मनीष सिसोदिया को जेल में भरा गया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। और इसको लेकर जब त्रासदी आई थी केरल में, वायनाड की त्रासदी आई थी, भूस्खलन हुआ था वहां पे, तो रात को लगभग 1:50 को राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। रात का 1:50 को ट्वीट करना कोई सामान्य समय नहीं होता है मानसी, इस समय आदमी सोता है, आराम करता है, ट्वीट नहीं कर रहा होता है बैठ के। लेकिन ये ऐसे अनयूजुअल समय में राहुल गांधी का ट्वीट करना इस बात को दर्शाता था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे ईडी के अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि यहां अब जो है मेरे ऊपर रेड डाली जा सकती है, क्योंकि बीजेपी बौखला गई थी कि यहां पे जो चीजें हो रही हैं, प्रधानमंत्री पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी पहले पहुंच जा रहे हैं। तो अब केजरीवाल ने आशंका जताई है कि मुझे अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि बहुत जल्द जो है सीबीआई रेड होने वाली है। आप देखिए, ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस तरह से सत्येंद्र जैन ने अभी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, तो वो केस भी चल ही रहा है। तो ये बीजेपी वाले जो कहीं ना कहीं कोई आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं, आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। बांसुरी स्वराज ने भी जो बात कही थी उसको लेकर सत्येंद्र जैन का यही कहना था कि मुझ पर आप आरोप लगा रही हैं कि मेरे घर पे रेड पड़ी थी तो इतना कैश और इतना गोल्ड मिला था, आप साबित करें कि कहाँ है वो गोल्ड और सच में। इस बीच में एक ये चीज सवाल ऐड करना चाहूंगी कि अभी तक हमने 2 सीटों की बात की, यानी कि 2 से 3 सीटों की बात की, तो इसमें देखा जाए तो जो जंगपुरा से उतारे गए हैं तरविंदर सिंह मारवा, यानी कि इनके खिलाफ भी जो है बयानबाजी को लेकर ये चर्चाओं में रहे हैं। और बात करें कालकाजी सीट से, तो कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी को उतारा गया है, जिन्होंने कितने तरीके के अजीब अजीब तरीके से कैसे विवादित बयान दिए हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने महिलाओं को लेकर, यानी कि आतिशी को लेकर बयान दिया, प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इस पर बीजेपी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उनको जो है और उपहार दिया जा रहा है, मतलब उनको और उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं होते हैं बीजेपी पे कि क्यों ऐसे उम्मीदवारों को उतार रही है, क्योंकि जहां बीजेपी बात करती है महिलाओं के उत्थान के बारे में, महिलाओं के लिए सुरक्षा के बारे में, तो ऐसे नेताओं को उन्होंने आखिर जगह क्यों दी है अपनी पार्टी में। देखिए, बेटी बचाओ की बात करती है बीजेपी, तो कहना यह चाहिए कि बेटी बचाओ, लेकिन बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी वाले जो बेटियों का, महिलाओं का, बहनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा मानसी, कि इस तरीके की बयानबाजी जो है, इस पर दूसरी कोई पार्टी होती तो तत्काल एक्शन लेती, लेकिन बीजेपी के जब आला कमान इस तरीके की भाषा बोलते हैं, उनकी जुबान फिसल जाती है। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, वो मटन, मुजरा, मंगलसूत्र, इस तरीके की बातें बोलते हुए नजर आए थे। महिला सम्मान की बात अगर बीजेपी कर रही है, आप देखिए, महिला सम्मान की बात हो और दलितों के सम्मान की बात हो, संविधान की बात हो, ये सब बातें सिर्फ, और धर्म की बात हो, ये सब बीजेपी के लिए टूल हैं, चुनावी टूल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी की राजनीति किस तरीके से होती है ये पूरा देश जान चुका है, और उसी को लेकर इंडिया गठबंधन जो है लगातार जो है मुहिम छेड़ा हुआ है कि बीजेपी जो है मुद्दों की राजनीति नहीं करती है, वो काम की राजनीति नहीं करती है, वो धर्म की जोड़ने तोड़ने की, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। और महिला सम्मान जो है वो सिर्फ उनके पास कागजों में है, वादों में है, दावों में है, पोस्टर्स में है, धरातल पर उनका महिला सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। जब टीपी होता है तभी वो महिला सम्मान की बात करते हैं, पोस्टर्स में बात करते हैं, ये सम्मान वो सम्मान। नरेंद्र मोदी की भी जुबान फिसलती है और जो अमित शाह हैं उनकी भी जुबान फिसलती है। तो फिर हम ये कैसे उम्मीद लगा ले कि उनके जो लाडले जो विधायक हैं जो उतरते हैं चुनाव मैदान में, उनकी जुबान कैसे साफ होगी। यहाँ तो उलट होता है कि ये भी जब अपनी आला कमान की जुबान बोलते हैं तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि ये अपने आला कमान को खुश करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं कि देखिए मैं आप ही की जुबान बोल रहा हूँ, मैं आप ही का लाडला हूँ, मुझे जो है अपनी गोद में उठाइए और मुझे पुचकारिए और मुझे अच्छी सीट दीजिए। और उनको वो जो है मनमाफिक हॉट सीट, जो दिल्ली की हॉट सीट है, उन सीटों से उतारा जाता है। पूर्व सीएम, वर्तमान सीएम, पूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे लोगों के अगेंस्ट उतारा जाता है। आप
क्या सरेआम लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं? आपको धमकी मिल रही है तो आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, आपसे पूछताछ होनी चाहिए, चुनाव लड़ने से बाध्य कर देना चाहिए कि आपके पास पावर आएगी तो आप पता नहीं क्या कर दें। आप जन सरोकार की बातें नहीं कर रहे हैं, आप मैदान में उतर के लोगों को जान से मारने की बात कर रहे हैं, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। और ये जो है दिन में जो है प्रियंका गांधी के बारे में उलझुल बयानबाजी करते हैं, जो पहली बार अभी सांसद बनी है, कांग्रेस की महासचिव है, इतनी बड़ी नेता, भली हालांकि उन्होंने चुनाव अभी लड़ा, पहला चुनाव उनका लड़ा उन्होंने, प्रियंका गांधी ने, लेकिन वो चुनाव प्रक्रिया जो प्रचार होता है उसमें वो लंबे समय से सक्रिय रही और जब जब राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा या सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा, वहां प्रियंका गांधी उनके प्रचार के लिए जरूर पहुंची हुई थी। लेकिन उनको शाम को वो माफी मांगते हैं कि आतिशी के बारे में मैंने क्या कुछ बोल दिया, मैं माफी मांगता हूं। प्रियंका के बारे में, माफ कीजिएगा, प्रियंका के बारे में, और शाम को आतिशी के बारे में फिर वो उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं कि उन्होंने सरनेम बदल लिया तो कोई पछतावा नहीं होता है, उनकी मानसिकता ही वो नजर आती है। बार बार कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके के बयान ना दे, माफी मांग लेते हैं, लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद इस तरीके के बयान वो दे देते हैं। वही कल ही एक बात की ना कि उम्र गुजरी सारी इश्के बुता में मोमिन आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो ये नहीं है, ये 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को वाला काम मत कीजिए कि अपने दिन में जो है रायता फैला दिया और शाम को कह रहे हैं कि हम समेट देते हैं इसको, उसके बाद शाम को 5 बजे फिर आप आतिशी के ऊपर बयानबाजी करते हैं। कल ही हमने देखा मानसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने सीधे तौर पर जो है इसको लेकर वो रो पड़ी, इस चीज को लेकर काफी भावुक हुई थी और उन्होंने सवाल किया था कि कम से कम मेरे पिता को तो छोड़ दीजिए, वो कितने बुजुर्ग हैं। उन्होंने यही हवाला दिया मानसी कि मेरे पिता काफी वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपका क्या लेना देना, आप उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? आपको लड़ना है तो आप मुझसे लड़िए, मुझसे कहिए और मुद्दों पर राजनीति करिए। तो बीजेपी जो है वो कभी धरातल पर रहकर जनता की बात करे, वो ऐसा नहीं है, वो जैसे पीएम मन की बात करते हैं वैसे भी इनके मन में जो आता है वो वही बात करते हैं, जन की बात कभी करते हुए नहीं दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो बाकी की हॉट सीट्स है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। मानसी, पटपड़गंज सीट है, पटपड़गंज सीट जो है यहां से पहले मनीष सिसोदिया थे लेकिन अभी जंगपुरा से लड़ रहे हैं, यहां से उतारे गए हैं अवध ओझा, आम आदमी पार्टी की तरफ से मशहूर ट्यूटर है, मशहूर यूपीएससी कोच हैं, वो उतरे हैं। और बीजेपी की ओर से रविंद्र सिंह नेगी हैं और कांग्रेस की ओर से अनिल कुमार को उतारे गए हैं। आप देखिए, आपको एक बात बताया जाए, पटपड़गंज सीट की हम अगर बात करें मानसी, तो यहां पहले मनीष सिसोदिया होते थे और रविंदर सिंह नेगी होते थे। रविंदर सिंह नेगी की सीट अभी भी जी, रविंदर सिंह नेगी जो है वो इसी सीट से लड़ते थे, पहले भी उन्होंने लड़ा। अब ये सीट इसलिए अहम हो जाती है मानसी कि ये जो रविंदर सिंह नेगी हैं, इन्होंने कांटे की टक्कर दी थी मनीष सिसोदिया को। और आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि जब वोटिंग हुई थी और उसके मतलब माफ कीजिएगा, जो काउंटिंग चल रही थी, जो गिनती हो रही थी मतों की, उसमें लगातार 11 राउंड तक मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे। और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए तो मात्र 1400 के अंतर से, वो भी बैलेट पेपर का जो गिनती थी, उसके गिनती में फिर वो आगे बढ़ गए, बढ़त हासिल कर ली मनीष सिसोदिया ने और तब उन्होंने जीत हासिल की। तो ये देखिए, एक तरह से बहुत कांटे की टक्कर मानी गई थी और यहाँ बहुत ही टफ कंपटीशन दिया था उन्हें, एक टसल वाली यहाँ स्थिति थी। और आखिरी समय तक, जब तक पूरे नतीजे नहीं अगर चुनाव आयोग पे फ्लैश नहीं हो गए की वेबसाइट पर, तब तक ये कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति थी कि क्या मनीष सिसोदिया यहाँ से जीत भी रहे हैं कि हार रहे हैं। तो ये बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। तो पटपड़गंज सीट पर भी इस बार नजर रहेगी, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया तो नहीं है लेकिन अवध ओझा एक साफ चेहरा है। अभी हाल ही में उन्होंने पदार्पण किया है, किस तरीके के राजनेता साबित होते हैं ये पता चलेगा। एक तो ये हो गया। पांचवी और आखिरी जो हॉट सीट है, अभी हम सिर्फ 5 हॉट सीट्स की इसलिए भी बात कर रहे हैं मानसी, क्योंकि अभी जो है बीजेपी ने अपनी पूरी लिस्ट जारी नहीं की है। एक लिस्ट जारी की है, वो भी 29 उम्मीदवारों की। यानी अभी जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा अभी 2 बजे, संभव है कि आज या अभी आने वाले इसी हफ्ते में बीजेपी जो बाकी प्रत्याशियों की अपनी लिस्ट है वो भी जारी करेगी। तो इसी कार्यक्रम में हम आगे जो और हॉट सीट्स हैं उन पर भी हम चर्चा कर पाएंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि हर एक दल से किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी उतारा गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी हैं गांधीनगर से, भाजपा के अरविंदर सिंह लवली हैं और कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है। तो कांग्रेस की भी जो है सभी की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन गांधीनगर जो सीट है मानसी, इसको लेकर जानकारी ये है कि ये कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है और यहां से कांग्रेस हमेशा जीत दर्ज करती थी। तो अब ये देखा जा रहा है कि क्या कांग्रेस यहां पे ये जो इसका ट्रेंड चला आ रहा है उसको बरकरार रख पाएगी। तो एक तरह से ये 5 के 5 जो है ये हॉट सीट्स हैं। और एक इसको लेकर एक जानकारी है, वो भी आपको हम दे दे मानसी। कल हमने देखा था कि प्यारी दीदी योजना, इसके तहत कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत दिल्ली वासियों को 2500 रुपए देने का ऐलान किया था। और लगातार उस कांग्रेस का यह कहना था कि अब 5 गारंटियों का हम ऐलान करेंगे और हर दिन एक गारंटी का ऐलान होगा। कल एक गारंटी का ऐलान हुआ, प्यारी दीदी योजना 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को। आज एक और योजना आई है दिल्ली के लिए, कांग्रेस की दूसरी गारंटी 25 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर कवर का जो है वादा किया गया है। कल हम यही कह रहे थे कि 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं दिल्ली में, उनको स्वास्थ्य
बीमा जो है वो दिया जाएगा, उसका ऐलान किया है कांग्रेस ने। यानी कि अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि अभी देखा जाए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी भी पूरे घोषित नहीं हो पाए और इस बीच कांग्रेस जो है लगातार घोषणाएं कर रही है। कल आपने जैसे कि देखा था कि प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया था, गारंटी दी थी कांग्रेस की तरफ से, और अब आपको बता दें कि उन्होंने जो है 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है। ये कांग्रेस की गारंटी है दिल्ली चुनाव को लेकर। यानी कि कह सकते हैं कि यश की दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वो लगातार जो है तैयारियां पूरी कर चुकी है और लगातार वो कई घोषणाएं भी करती जा रही है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से तो अभी प्रत्याशी तक घोषित नहीं किए गए हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के जो अभी तक जो चुनाव हुए हैं उनके समीकरण के बारे में, उनकी दलीय स्थिति के बारे में यश थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहूंगी, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल। देखिए, आपने दो बातें कही, एक तो दलीय स्थिति, उस पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या आंकड़े रहे, क्योंकि उसको देखकर बहुत कुछ भांपा जा सकता है मानसी कि अब आगे जो 25 के अभी चुनाव हो रहे हैं फरवरी में, उसमें क्या स्थिति रह सकती है, दिल्ली किसके पास है और किसके कितनी दूर है, ये समझ में आएगा। लेकिन आपने अभी हमने जो चर्चा की इस योजना की, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालनी जरूरी है। जी बिल्कुल। प्यारी दीदी योजना 2500 वो तो है ही, आज स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए का, इसका भी ऐलान किया है। कल हो सकता है और भी कुछ ऐलान करे कांग्रेस। तो बेहतर यही होगा कि दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, 60 से ऊपर हैं, तो वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, वहां जाके कोई भी अपना इलाज करवा सकता है। पूरा जो सरकारी जो खर्च है वो दिल्ली सरकार वहन करेगी। तो बेहतर यही होगा, सर्दी का मौसम चल रहा है, अमित शाह भी 60 के ऊपर है, नरेंद्र मोदी भी 60 के ऊपर और दिल्ली में ही रह रहे हैं। तो केजरीवाल उनकी स्वास्थ्य का, उनके सेहत का ध्यान रख रहे हैं। तो अगर कोई नज़ला जुकाम, अगर सर दर्द उनको हुआ होगा, तो केजरीवाल के जो है दरवाजे खुले हैं अस्पताल के, मोहल्ला क्लिनिक के, जाके वहाँ पे अरविंद के जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो वहाँ पे जाके सेवाएं ले सकते हैं, केजरीवाल को धन्यवाद कर सकते हैं। ये योजना है। क्योंकि बीजेपी क्या चीज़ें लेकर आती है, बीजेपी आती है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए तुम्हारे दिल्ली में, इनको भगाओ। अरे तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है इंटरनेशनल बॉर्डर। लगातार ये मुद्दा उठता रहा, लगातार गर्माता रहा मुद्दा, लगातार आम आदमी पार्टी जो है सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती रही और उनसे पूछती रही कि अगर आप बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा रहे हैं, अगर हम पनाह दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि केंद्र के अंडर में ये चीज आती है, बॉर्डर केंद्र के अंडर में आता है, तो आप क्या करते हैं, यानी कि आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पर भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया सामने। जवाब होगा तो आएगा ना, इनके पास आरोप है लगाने के लिए, जवाब नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है देने के लिए। ये सिर्फ आरोप लगा के बस हो जाता है इनका काम, उसके बाद फिर आप खेलते रहो इन आरोपों के साथ। स्पष्टीकरण मांगा जाए तो ये चुप्पी साध लेते हैं। तो इसलिए एक तो बांग्लादेशियों का यही स्क्रिप्ट झारखंड में भी चलाई गई, वहां पे तो ये मुंह के बल गिर गए, वहां इनकी भद्द पीट गई कि बांग्लादेशी जो है यहाँ घुस गए, यहाँ पे घुसपैठी है। वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट अब ये दिल्ली में लेकर आ गए कि यहाँ भी जो है घुसपैठी आ गए। केजरीवाल का सीधे तौर पर यही कहना है मानसी कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये राष्ट्रीय राजधानी है। या लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि आसपास कोई वाटरवेज नहीं है, ना ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी ना तो शिप से आया जा सकता है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करके आया जा सकता है। हर तरफ जो है भूखंड से घिरा हुआ राज्य है। तो बांग्लादेशी आ रहे हैं, यानी बांग्लादेश से आ रहे हैं, जाहिर तौर पे इंटरनेशनल बॉर्डर है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार, अब इसमें दो आरोप लगते हैं मानसी। चलिए मान लेते हैं बीजेपी ने यह कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान आके दिल्ली में बसे हुए हैं। पहली चीज, दिल्ली चुनाव के समय ही आपको ये चीज ध्यान में आ रही है, आप इनको बाहर निकाल क्यों नहीं कर रहे थे इतने समय से। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है मानसी कि क्यों नहीं केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामी को स्वीकार करती है कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसको हमारा अधिकार क्षेत्र है, जो उसको क्रॉस करके जो बांग्लादेशी आ गए हैं, तो हम अपनी नाकामी स्वीकार करते हैं कि हम उनको घुसने से रोक नहीं पाए। पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर नरेंद्र मोदी सरकार ये स्वीकार करे कि हम दिल्ली सरकार की साख को गिराने के लिए जानबूझकर उन लोगों को यहां से दिल्ली लाकर बसाए हैं, ताकि जो है ये आरोप हम लगा सके कि देखो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, आतिशी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उनकी शय में यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। और इसी तरह के मुद्दे, एक ये मुद्दा हो गया, मतलब ये जन सरोकार का कोई मुद्दा नहीं है, ये यानी कि सिर्फ और सिर्फ जनता को भड़काने के लिए, या कह सकते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के जो है बीजेपी की तरफ से बयान लगातार सामने आते रहते हैं। क्योंकि हमने अभी तक जितने भी चुनाव देखे, तो उन चुनावों में लगातार बीजेपी की तरफ से जो है माफ कीजिएगा, विकास की बातें तो कम रही, लेकिन बात सबसे ज्यादा क्या हो रही है, आरोपों को लेकर। और आप बता दीजिए कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, वो हमारे अंडर में नहीं आता, इस तरीके के जो आरोप लगते रहे और इस तरीके के सवाल जवाब चलते रहे लगातार चुनावों में, और बीजेपी की तरफ से यही बातें चलती रही। और अभी दिल्ली चुनाव में भी यही नजर आ रहा है, मतलब विकास की बातें तो बीजेपी की तरफ से की ही नहीं जा रही है, जबकि चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी जो लगातार योजनाएं सामने आ रही हैं। देखिए,
यही मैंने कहा ना, किस तरीके के मुद्दे लेकर बीजेपी चुनाव में उतरती है। घुसपैठिए का मुद्दा, जब उस पर आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि जिनको आप घुसपैठिए कह रहे हो ये बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, हम 2013 से देखते आ रहे हैं। यहाँ हमारा जो है वोट बैंक है, ये हमें वोट देते हैं क्योंकि हम इनके लिए बहुत सारे ऐसी योजनाएं लेकर आए जो इन्हें सुविधाएं दे रही हैं, जिनको लेकर बीजेपी क्लेम करती है कि आम आदमी पार्टी तो फ्रीबीज बांट रही है। ये फ्रीबीज उनको लगता होगा जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, क्योंकि उनके पास सब सारी सरकारी सुविधाएं हैं। केजरीवाल ने सीधे तौर पर यही कहा था कि जिनको फ्रीबीज बांटने का आप आरोप लगा रहे हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फ्रीबीज बांटता हूं। हमारी तो 2 राज्यों में सरकार है, आपकी 22 राज्यों में एनडीए की समर्थित सरकारें हैं। आपके पास हिम्मत है तो आप 22 राज्यों में फ्रीबीज बांट के दीजिए। और आपको लगता है कि फ्रीबीज देने से अगर किसी का बिजली बिल का 250 रुपए बच रहा है, किसी का पानी बिल का 500 रुपए बच रहा है, तो आपको बहुत ऐसा लगता होगा कि बहुत छोटी रकम है, ये तो लोगों को एक तरह से घूस दे रहे हैं पीछे से। लेकिन बात यह है मानसी कि जो गरीब व्यक्ति है, जो रोजी कमाता है, उसके लिए 250 रुपए का दिन में बचना या 500 रुपए का दिन में बचना या बिजली का बिल जीरो आना, पानी का बिल जीरो आना, ये बहुत बड़ी बचत होती है। और उससे वो बाकी चीजें जो है अपने घर की वो जरूरतें पूरी कर। आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रियायत मिलती है उनको, कहीं ना कहीं बिजली बिल जो है कम आता है, पानी जो है फ्री मिलता है, कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी रहता है। जी, आप किसी भी क्लास के रहते हो, आप आलीशान सोसाइटी में रहें या झुग्गी झोपड़ियों में रहें, आपकी जो ये बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा, ये हर व्यक्ति देता है अपने हिसाब से, अपने यूसेज के हिसाब से। सबका अपना अलग अलग बिल आता है, अपने सामर्थ्य से वो पे करते हैं। लेकिन एक मजदूर अगर इन्हीं चीज़ों में खर्चा कर दे, अब एक भारी भरकम बिजली बिल अब वो पे करे, पानी बिल पे करे, और वो सफ़र कर रहा है, अगर वो घर से काम पे जा रहा है और काम से घर आ रहा है, तो वो जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है उसमें भी खर्चा होता है। तो इसमें अगर दिन भर का जाने का 25, आने का 25 और ये सब तमाम चीज़ें जो हैं, खासतौर से महिलाएं जो हैं उनको फ्री जो है बस सेवा दी गई है कि अगर महिलाएं भी मजदूरी करने जा रही हैं तो उनको बाकी चीज़ों के लिए, घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा बच जाए। पानी बिल का पैसा बचेगा, बिजली बिल का पैसा बचेगा, ट्रैवलिंग का पैसा बचेगा। तो वो पैसा जो बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं वो लोग अपने घर परिवार के ही, वो कौन सा उन पैसों को बचा के कोई महल बना लेंगे या कोई गबन कर जाएंगे, जिस तरह से अडानी और अंबानी पर आरोप लगता रहता है। तो ये लोग कौन सा महल, ये लोग अपने पैसे बचा के घर की ज़रूरतें ना पूरी करेंगे। तो भले बीजेपी को ये लगता हो कि ये जो पैसे हैं एक तरीके से घूस के तौर पर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये घूस नहीं, बहुत बड़ी राहत है। और जिनको ये राहत मिल रही है उनसे पूछा जाए तब वो कहेंगे कि हाँ, हमारे जो इतने पैसे बच रहे हैं, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी देखने सुनने में छोटी रकम लगेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी राहत देने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी एक और मुद्दा लेकर आई, मंदिरों को तोड़ने का। आपको मैं याद दिला दूं मानसी, 2020 में चुनाव थे, कोविड क्राइसिस आने से पहले। फरवरी में दिल्ली का चुनाव होना है और उससे पहले दिल्ली दंगे होते हैं, और एक तरह से जो है सांप्रदायिक दंगे जो हैं, सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो वहां पे हुए थे। और अब देखिए एक स्थिति यही उत्पन्न करने की कोशिश की गई कि दिल्ली में जो मंदिरों के ढांचे हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, बौद्ध मंदिरों के ढांचे, उनको ढहाने का आरोप दिया गया। क्या दिल्ली चुनाव के समय ही याद आया ये कोई जन सरोकार का मुद्दा है कि इसको आप इस समय उठाएंगे? तो सीधे तौर पर आतिशी ने यही कहा था मानसी कि बीजेपी ये जो ऐसे आरोप लेकर आ रही है, ऐसे मुद्दे लेकर आई है, खोखले मुद्दे हैं और सीधे तौर पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाले मुद्दे हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो ऐसी बातें कर रही हैं, जैसे अभी हमने 2500 रुपए की बात की, प्यारी दीदी योजना की, स्वास्थ्य बीमा की बात की, और आम आदमी पार्टी की योजना 10 साल से चल ही रही हैं, वो एक तरह से जनता को कहीं ना कहीं लाभान्वित कर रही हैं। और उसी वजह से जो केजरीवाल का स्ट्राइक रेट है वो बना हुआ है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत बहुत धन्यवाद यश, आपने तमाम जानकारी दी आज। आपको बता दें कि दर्शकों, लगातार जो है आम आदमी पार्टी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, लगातार जो है चुनावों को लेकर आगे बढ़ती नजर आ रही है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद जो है चुनाव आयोग जो है दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। और आपको बता दें कि इसकी जानकारी हम आपको डीबी लाइव दिल्ली और डीबी लाइव पर दिखाएंगे। 1:45 पर दोबारा लाइव होगा और उस पर हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली के समीकरण क्या है, पहले क्या समीकरण रहे और कौन कौन जीता और किस तरीके के समीकरण बनते हैं, इस पर हम तमाम विस्तार से बात करेंगे। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर